उत्तर प्रदेश विधानसभा का ही शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ और सत्र के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जिसमें कि यूपी, एटीएस, लखनऊ पुलिस और इसके साथ ही एसडीआरएफ की तैनाती रही। सदन की कार्रवाई दिवंगत घोषी विधायक को श्रद्धांजलि से शुरू हुई, जिसके बाद कार्रवाई सोमवार तक ही स्थगित कर दी गई है और सोमवार को सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। कार्रवाई सोमवार तक स्थगित कर दी गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि सोमवार को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सोमवार को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और इसके साथ ही आपको बता दें कि यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो आज से शुरू हुआ और यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है और इसके साथ ही कार्रवाई सोमवार तक स्थगित। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अमन प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन प्रधान, शीतकालीन सत्र जो है वो बताया जा रहा है कि कार्रवाई जो है सोमवार तक स्थगित है। आज की जो कार्यवाही है वो आज स्थगित कर दी गई है और आज का जो सत्र था, जो सदन था आज का, वो दिवंगत जो घोसी से विधायक हैं सुधाकर सिंह, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके आज का जो सदन है वो स्थगित कर दिया गया। लेकिन जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो कहीं ना कहीं कोडीन का जो पूरा मामला था, कोडीन सिरप का, तो उस पर ये पूरा सत्र आज का दिन पूरा केंद्रित रहा, जिसमें लगातार विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर हमलावर रहे सपा विधायक और अलग अलग तरीके से अपना जो विरोध है वो दर्ज किया है। जिसके बाद से लगातार अगर बात की जाए तो सपा के जो विधायक है वो साइकिल पर कोडीन का जो सिरप का सैंपल है वो बना करके पहुंचे थे और उसके बाद अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सपा विधायक है उन सभी को ऊपर अपना जो आंसर है वो स्पष्ट किया है कि किस तरीके से जो जांच है वो चल रही है और समाजवादी पार्टी के जो कई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी फोटो जो मेन अक्यूज है शुभम जायसवाल उसके साथ दिखाई दे रही। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने अपना जब विरोध प्रदर्शन शुरू किया तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने सीधा रवैया जो उनका था वो अपनाया और उसके बाद सभी जो सवाल थे उनका पूरी तरीके से कटाक्ष किया। तो कुल मिलाकर के आज का जो दिन रहा वो दिवंगत समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे सुधाकर सिंह, उनके श्रद्धांजलि अर्पित करके आज जो सदन है वो फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया और सोमवार को फिर से सुबह 11 बजे से जो सदन है उसकी कार्यवाही फिर से शुरू की जाएगी। सुमन, बिल्कुल, और कौन से मुद्दे उठने वाले हैं, इसको लेकर अभी तक क्या संभावनाएं दिख रही हैं? अब देखिए, आज का दिन तो कोडीन सिरप का था, लेकिन सोमवार को जब अनुपूरक बजट पेश होगा, जब सरकार अपना अनुपूरक बजट पेश करेगी, तब चीजें स्पष्ट रूप से सामने निकल के आएंगी कि क्या क्या विशेषकर मुद्दे हो सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एफआईआर का एक मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। विपक्ष की ओर से भी कई बार तीखी टिप्पणियां भी की गई हैं, चाहे वो अखिलेश यादव की बात की जाए, चाहे तमाम विपक्षी दल के नेताओं की बात की जाए, या अगर बात की जाए एक कोडीन सिरप का एक बड़ा मामला था, कानून व्यवस्था एक बड़ा मामला है। तो कहीं ना कहीं सब तमाम बड़े मामले हैं जिनके लिए जो सोमवार हो को अनुपूरक जब बजट पेश होगा तब उस पर कहीं ना कहीं विशेष चर्चा हो सकती है। और साफ तौर पर जिस तरीके से एक सबसे बड़ा इस बार सदन में कार्यवाही और भी की जाएगी कि वंदे मातरम पर विशेष चर्चा भी इस बार की जाएगी। तो कहीं ना कहीं वंदे मातरम से जब चर्चा लोकसभा में जब हुई थी तब वहां पर भी जो विपक्षी दल के जो सांसद थे उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई थी। तो कहीं ना कहीं उसी तरीके का मिला जुला जो दिन है वो सोमवार को जा सकता है और साफ तौर पर जो विपक्षी दल के जो नेता हैं, विपक्षी दल के जो विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं अपना विरोध जाहिर कर सकते हैं। सुमन, वंदे मातरम को लेकर जो मुद्दा इतने समय से चला आ रहा था उसको लेकर भी आगे ये जो डिस्कशन है वो हो सकता है फिलहाल? देखिए, सोमवार को जब सुबह अनुपूरक बजट पेश होगा तो उसके बाद एक स्पेशल
जो टाइमिंग है वो वंदे मातरम पर रखी गई है। तो यानी कि कुल मिलाकर जो सोमवार का दिन सदन के हिसाब से, विधानसभा के हिसाब से विशेष माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तब सरकार अपने अनुपूरक बजट को पेश करेगी और अनुपूरक बजट को पेश करने के बाद फिर जब वो आधा सत्र बीत जाएगा तब एक वंदे मातरम पर भी चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं सदन की कार्यवाही सोमवार के दिन कुछ इसलिए भी स्पेशल मानी जा रही, क्योंकि विपक्ष की ओर से भी तमाम दावे किए जा रहे हैं कि सरकार को इस वर्ष जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर घेरने का काम विपक्ष लगातार कर रहा है और सदन में भी करता रहेगी। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए सोमवार के दिन जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो एक बड़ी बहस सरकार और विपक्ष के सामने नजर आती दिखाई दे सकती है। सुमन, बिल्कुल अमन, विपक्ष किन मुद्दों को लेकर सामने जो है केंद्र को घेर सकता है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जब अनुपूरक बजट पेश होगा, क्योंकि अनुपूरक बजट में क्या कुछ विशेषकर निकल के आता है, क्योंकि साफ तौर पर अगर बात की जाए तो अनुपूरक बजट में उन्हीं विभागों को जो पैसा है वो उनकी आपूर्ति की जाती है जहां जहां पर उन विभागों में पैसे की कमी आ जाती है। यानी कि बजट आवंटन का जो सबसे बड़ा चीज होती है वो अनुपूरक बजट में दिखाई देता है। तो अनुपूरक बजट में किन किन विभागों को कितना पैसा मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी विभाग की बात की जाए तो पीडब्ल्यूडी विभाग में भी जो बजट है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और अगर बात की जाए नगर विकास विभाग की तो वो भी उसको भी सब्सिडी बजट की आवश्यकता है। तो तमाम ऐसे विभाग हैं जहां पर सरकार माफ करिएगा, जहां पर जो विपक्षी दल है वो उनके कामों की समीक्षा को लेकर के सवाल खड़े कर सकते हैं। तो ऐसे विषय हैं जहां पर सोमवार के दिन जब अनुपूरक पेश होगा तो अनुपूरक में कितना जो बजट है, किन किन विभागों को कितना बजट दिया गया है, उस पर एक सार्थक चर्चा के साथ एक बहस का भी विषय दिखाई दे सकता है। बिल्कुल अमन, सोमवार तक या सोमवार को कुछ ना कुछ तस्वीरें तो साफ हो जाएंगी। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि 5 बार के विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष और 7 बार के सांसद को राज्य अध्यक्ष बनाया गया है, जिसका कोई भी तर्क नहीं है। उन्होंने इसे पीडीए समाज को ही नीचा दिखाने की कोशिश बताते हुए कहा है कि पीडीए समाज अपनी सरकार बनाएगा। तो वहीं पर कफ सिरप मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए कुछ अभियुक्तों के संबंध समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया है कि पूरे प्रकरण की जांच राज्य स्तर पर गठित विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी द्वारा की जा रही है। तमाम जगहों पर नशीले पदार्थों के रूप में इसके दुरुपयोग की शिकायतों के बाद इस पे हम लोगों ने कार्रवाई की थी, क्योंकि अवैध रूप से इसकी तस्करी की शिकायतें आई थी और ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनडीपीएस, जो उत्तर प्रदेश का एफएसडीए विभाग है, इसके नेतृत्व में हम लोगों ने उसको एनडीपीएस के दायरे में लिया, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसको इस रूप में माना है और इस पे कार्रवाई प्रारंभ की है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एफएसडीए, यूपी पुलिस और एसटीएफ इनके द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें अब तक हम लोग काफी बड़े पैमाने पर इसके अवैध तस्करी के प्रकरण को पकड़े हैं और इसमें व्यापक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं और मुझे लगता है आज विधानसभा में तो कार्रवाई संभवतः नहीं चलेगी, क्योंकि विधानसभा
कि हमारे एक सिटिंग माननीय सदस्य के आकस्मिक निधन के कारण वहां कॉन्डोलेंस होगा, लेकिन विधान परिषद में हमारे विधान परिषद के नेता सदन इस मुद्दे को वहां पर अगर उठेगा तो जरूर इस मुद्दे को वहां पे रखेंगे, अन्यथा हमारी ओर से कोई माननीय सदस्य बाहर भी अगर सदन में उठेगा ठीक है, बाहर उठेगा तो बाहर भी उसका जवाब देगा। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने साइकिल चलाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शित किया। विधानसभा परिसर में सपा विधायक ब्रजेश यादव ने कप सिरप मामले को लेकर साइकिल चलाते हुए अपना विरोध दर्ज कराया और सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं भदोही जिले से ही समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग भी साइकिल से विधानसभा पहुंचे। उन्होंने चेहरे पर ही ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था और हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। तो वायु प्रदूषण पर सपा का अलग तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। साइकिल लेकर ही सदन पहुंचे हैं विधायक और तस्वीरों में देखिए किस तरीके से हाथों में तख्तियां लेकर वो दर्शाते हुए नजर आए कि पॉल्यूशन का खतरा किस तरीके से बढ़ गया है। इसके साथ ही उन्होंने मास्क लगाया हुआ था और आपको बता दें कि कप सिरप को लेकर भी उन्होंने विरोध जताया है। वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सपा के विधायक नजर आए अलग तरीके से विरोध करते हुए। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर चिलिया सोहरतगढ़ मार्ग पर मौजूद गोहनिया संपार फाटक पर बताया जा रहा है कि गेटमैन की गंभीर लापरवाही सामने आई है और जहां पर फाटक बंद किए बिना ही गोरखपुर बहराइच स्पेशल ट्रेन गुजर गई, जिससे कि सड़क पर मौजूद राहगीर बाल बाल बच गए और घटना के बाद ही रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी खड़े होते नजर आए। वहीं पर घटना का वीडियो भी बनाकर जमुनी गांव निवासी सर्वेश मिश्रा पुत्र हरिहर मिश्रा चिलिया थाना क्षेत्र से ही अपनी आप बीती बताई और मामले की जानकारी दी। पूरा घटना क्या था? सुबह मैं अपने घर से दुकान के लिए निकल रहा था। रास्ते में सोहरतगढ़ और चिल्हिया के बीच में गहोनिया रेलवे फाटक, जो कि गोरखपुर से बहराइच जाने वाली ट्रेन, वो गुजरी और मेरा मोटरसाइकिल बाल बाल बचा। वहाँ जो लाल झंडा लगा रहता है उसको तोड़ते हुए ट्रेन गई और गेट नहीं गिरा। उसका वीडियो मेरे पास साक्ष्य है। इसकी शिकायत आप लोग मीडिया के द्वारा हम करना चाहते हैं। ठंड और घने कोहरे का असर अब आम जनजीवन और यातायात पर साफ दिखाई देने लगा है। कोहरे के कारण ही वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार प्रभावित हुई है और वहीं पर कई यात्री विमानों को रद्द या फिर रिशेड्यूल भी करते हुए दिखाई दिए हैं। बढ़ती ठंड को देखते हुए ही वाराणसी में इंटर तक ही
स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शहर में 26 शेल्टर होम संचालित किए जा रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर न हो। देखिए, पूरा उत्तर भारत इसमें कोहरे की चपेट में है और उससे ट्रेन ऑपरेशन पर भी कुछ फर्क पड़ा है। हालांकि ये फॉग सेफ डिवाइस सारी ट्रेनों में दी जा रही हैं, जिससे स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार है। लेकिन फिर भी जो हमारे कंजेस्टेड सेक्शंस हैं, चूँकि ट्रेनों की स्पीड थोड़ी कम हो गई है, तो उससे कॉन्सिक्वेंशियल प्रभाव उसका पड़ रहा है और ट्रेनें थोड़ी विलम्ब से चल रही हैं। वाराणसी जंक्शन पर भी कुछ ट्रेनें रिशेड्यूल की गई हैं। महामना, महाकाल और वंदे भारत जैसी ट्रेनों को 2 से 3 घंटा रिशेड्यूल किया गया है। हम रेलवे की तरफ से एक्स्ट्रा जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय करके और जो यात्री सुविधा के लिए हमारी OVHS की और वाटरिंग की और बाकी चीज़ें हैं, उस पर हम विशेष निगरानी कर रहे हैं, यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। और इस कोहरे के मौसम में हम संरक्षित ट्रेन ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। सत्या मिश्रा। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। ठंड का एहसास है काशी में? बहुत अच्छे से ठंड का एहसास है। हमारी ट्रेन ही 4 घंटा लेट से पहुंची है और उसके बाद अभी जब हम डुबकी लगाने गए तो पहली डुबकी के बाद तो ऐसा लगा कि हम जम गए हैं। अच्छा। बाद में फिर टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, लेकिन अनोखी छटा, बहुत अद्भुत नज़ारे, बहुत अच्छा है। काशी के घाट जो है वो पूरी तरह से धुंध में डूब चुके हैं। यहाँ से आप सामने देखेंगे, सामने घाट नजर नहीं आ रहे हैं, काफी धुंध हो रही है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों में पड़ रही जबरदस्त और ठंड और कोहरे की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त से व्यस्त हो चुका है। आलम यह है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत 4 से 5 घंटे लेट चल रही है, तो तमाम जो वायु मार्ग के जो वायु विमान है, यात्री विमान, वो भी लेट चल रहे हैं। लेट चलने की वजह से कुछ विमानों को रिशेड्यूल किया गया है तो कुछ विमानों को रद्द कर दिया गया। इस वक्त हमारी मौजूदगी काशी के गंगा घाटों पर है, जहां पर ये दोपहर का समय है, उसके बावजूद भी धुंध है वो दूर दूर तक के नज़ारे नहीं देखने दे रही है, क्योंकि ये धुंध के चलते ये जो तमाम जो काशी के जो 84 घाटों की अर्धचंद्राकार श्रृंखला है, यात्री या सैलानी पूरी तरह से उसका दीदार नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी ठंड का आलम यह है कि वाराणसी में स्कूलों का जो समय है वो बदल दिया गया है। पहले जो स्कूल सुबह से चलते थे, अब दोपहर दिन के सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। जिलाधिकारी और BSA के आदेश पर यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा तमाम जो वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन 160 ट्रेनों का संचालन किया था। आमतौर पर उत्तर भारत की ओर से जो प्रमुख रेलवे स्टेशन है, चाहे वो दिल्ली से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक, लगातार जो ट्रेनें हैं वो लेट से आ रही हैं या फिर रिशेड्यूल की जा रही हैं। इसके अलावा जो शहर के जो शेल्टर होम हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पूरी तरह से संचालित किए जा रहे हैं। पूरी क्षमता के साथ वहां पर पुरुष और महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। जो इतना ही नहीं, वहां पर जो वाईफाई भी लगाई है ताकि किसी भी जो सैलानी बाहर से आए वो अपने जरूरत की चीजों को, ट्रेन, बस संबंधित जो चीजें देखनी है वो आराम से शेल्टर होम में भी देख पाए। तो कुल मिलाजुला कर देखा जाए तो उत्तर भारत में जो मौसम विभाग की ओर से पहले अलर्ट जारी किया गया था कि भयंकर घना कोहरा और भयंकर ठंडी की वजह से जो तापमान है वो भारी गिरावट हो सकती है। और इसके अलावा जो तापमान की अगर हम बात करें तो वाराणसी के जो तापमान है वो लगभग 12 से 13 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है, जो आने वाले दिनों में और भी इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल RNTV नेशनल के लिए वाराणसी से अभिषेक। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट को अदालत द्वारा निरस्त किए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा गया है। इसी क्रम में ही कानपुर नगर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ने जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला के नेतृत्व में बीजेपी कार्यालय घेराव का प्रयास किया और पुलिस ने अस्पताल रोड पर ही बैरिकेडिंग और प्रदर्शनकारियों को उसके द्वारा ही रोक लिया गया, और जिसके बाद नारेबाजी और हल्का तनाव भी हुआ है। और बाद में पुलिस ने ही जिलाध्यक्ष समेत ही कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया। जो आज हमारी कानपुर नगर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ने किया है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो निरंकुश और तानाशाही रवैया चल रहा है, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, उनके खिलाफ एक फर्जी केस बना के नेशनल हेराल्ड मामले को इन लोगों ने मीडिया ट्रायल पिछले 11 सालों से कराया भाजपा के लोगों ने।
नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि हम लोग इस तरह के झूठे मुकदमे और उनके उत्पीड़न और प्रताड़ना से डर जाएंगे या पीछे हट जाएंगे या संघर्ष का रास्ता छोड़ देंगे, तो ये उनकी भूल है। हम ही लोग अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराए थे और हम ही कांग्रेस के लोग माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश को आजाद कराएंगे, भारतीय जनता पार्टी से और नरेंद्र मोदी की सरकार से। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को घेरने जा रहे थे और हम बड़ी संख्या में उनके कार्यालय के पास पहुंच भी गए थे, लेकिन लोकल पुलिस प्रशासन ने पूरा बल प्रयोग किया, पूरी ताकत के साथ बैरिकेड्स लगा के हम लोगों को रोका, हम लोगों को गिरफ्तार किया, हिरासत में लेके पुलिस लाइन ले गए, जहां पर घंटों रखने के बाद हम लोगों को मुचलके पे रिहा किया गया है। सम्मनपुर थाना क्षेत्र के अस्ताबाद गांव में गुटखा खाकर दरवाजे के बाहर बताया जा रहा है थूकने को लेकर दो पड़ोसियों के बीच में ही विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। मारपीट के दौरान ही बीच बचाव करने पहुंचे शैलेश नामक युवक की मौत हो गई और जबकि दोनों पक्षों के ही आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए और घायलों को ही इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। 18/12/2025 को रात्रि 8:30 बजे सम्मनपुर थाना क्षेत्र के अस्ताबाद गांव में एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर तत्काल सम्मनपुर थाने की पुलिस पहुंची तो ज्ञात हुआ कि प्रथम पक्ष महेंद्र और द्वितीय पक्ष सुभाष के बीच दरवाजे के बाहर थूकने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें प्रथम पक्ष के 4-5 व्यक्तियों को चोट लगी है, दूसरे पक्ष को भी चोटें आई हैं। उन्हें तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल और सीएचसी जलालपुर भेजा गया, जिसमें प्रथम पक्ष के शैलेश पुत्र झिंगुरी की मृत्यु हो गई। मृतक व्यक्ति के शव को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरे और एडिशनल एसपी सर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सिविल लाइन रिजर्व पुलिस लाइन क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक बीच सड़क पर ही अपनी सास के पैर पकड़कर ही पत्नी को वापस दिलाने की गुहार लगाता रहा और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। और जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक संजय निवासी मथुरा का ही अपनी पत्नी से विवाद महिला परामर्श केंद्र से चल रहा है और संजय का आरोप है कि उसकी पत्नी के किसी अन्य युवक से अवैध संबंध है। बताया गया है कि परामर्श केंद्र में तारीख पर पहुंचा था, जहां पर सास से सामना होने पर वो भावुक होकर भी सड़क पर उनके पैर पर पड़ गया और पत्नी को लौटाने की विनती करने लगा। संजय ने सास ससुर पर जान से मरवाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम है उनका? ओमती नाम था उसका। क्यों पैर पकड़ ले? मामला क्या है पूरा बताओ। मामला ये था कि मेरी बहू क्या है ऑपरेशन हो के आया था इसका, तो मेरे से करिए मार छेड़ करते मेरे से। मैंने इसको नहीं मारा, मैंने इसको पैसा देता हूँ, खर्चा भी देता हूँ। और ये देखो ये गलत काम करती है। कौन? ये मेरी घरवाली का है, इस लड़के के साथ में गलत काम कर रही है और इसकी सारी बात मानती है। तो आज कहाँ पर आए थे और क्यों आए थे? आज मैं महिला थाने मेरे को बुलाया गया है, कॉल करके नहीं है, तो मेरे को जब जाके नहीं मैं आया हूँ। महिला थाने में समझाया मैंने भी, नहीं समझ मानी है ये। इसकी सास कह रही है तेरे को मरवा दूंगा जान पे, तो नहीं तो मेरे को खर्चा दे, मेरी छोरी को खर्चा दे। तो ससुराल तुम्हारी कहाँ पर है? अलीगढ़ में किस जगह? अलीगढ़ में यहाँ गोना बड़ा गांव है पिंजरी, बड़े गांव के जोड़े पिंजरी है। मेरे ससुर का नाम रेशमपाल है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।